गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपको बाइक कक्षा में। और बच्चों, जैसा कि पता है आपको, इसी में आगे बढ़ते हैं। जो चैप्टर चल रहा है जो वाष्पोत्सर्जन सर्जन है, इसको आगे बढ़ाते हैं। जो अपने बात करते हैं जीव विज्ञान की, तो जो अपना अध्याय चल रहा है वो है 7 नंबर का जो अध्याय है, ठीक है। और जो अपने जो चैप्टर का नाम है वो है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन क्या नाम बच्चों? ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन जो अपने चैप्टर का नाम है। तो बच्चों, इसमें अब बात जो कर रहे थे वो अपन जो बात करते हैं रंध्र गति की क्रियाविधि के बारे में बात कर रहे थे। जो आपको जो प्रीवियस कक्षा के अंदर, प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर जो बात की थी वो रंध्र जो गति की क्रियाविधि होती है, रंध्र गति की जो क्रियाविधि होती है रंध्र गति की जो क्रियाविधि होती है, रंध्र गति की क्रियाविधि का मतलब होता है मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट। मूवमेंट, मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट, उसकी बात करते हैं। मैकेनिज्म थोड़ा तिरछा हो जाता है। ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट जो प्रीवियस कक्षा के अंदर जो सबसे पहले बात की थी अपने मांड शर्करा जो परिकल्पना थी, जो जेडी सायरे ने दी थी। इससे पहले वाली जो वीडियो लेक्चर की बात करूँ तो इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर के अंदर आपको बच्चों जैसे कि पता हो कि जो अपन ने बात की थी वो बात की जेडी सायरे ने जो परिकल्पना दी थी वो थी मांड और शर्करा परिकल्पना, जो आपने प्रीवियस जो लेक्चर उसमें अच्छे से देखा होगा, ठीक है। अब आज की जो बात करते हैं, आज के जो वीडियो लेक्चर की बात करते हैं, तो आज के वीडियो लेक्चर में अपन बात कर रहे हैं जो आगे की जो परिकल्पना है वो है स्टीवार्ड परिकल्पना, ठीक है। स्टीवार्ड हाइपोथेसिस। दूसरी जो परिकल्पना आती है वो आती है स्टीवार्ड परिकल्पना, ठीक है। स्टीवार्ड परिकल्पना जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टीवार्ड हाइपोथेसिस, क्या बोलते हैं? स्टीवार्ड हाइपोथेसिस बोलते हैं। स्टीवार्ड हाइपोथेसिस क्या है? तो इससे पहले आपको वो पता होना चाहिए कि जेडी सायरे ने क्या कहा था। जेडी सायरे वाली जो परिकल्पना है वो आपको याद होनी चाहिए। स्टीवार्ड की यदि परिकल्पना आप पढ़ते हो, स्टीवार्ड की हाइपोथेसिस जो परिकल्पना, स्टीवार्ड हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ते हो, तो आपको जेडी सायरे की जो परिकल्पना है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जेडी सायरे की परिकल्पना की बात करते हो तो आपको पता ही है कि वहाँ पर क्या बना था, स्टार्च किसमें रूपांतरित हुआ था। जब CO2 की जो सांद्रता होती है, ठीक है, वो कम होती है, pH ज़्यादा बढ़ जाती है, तब फॉस्फोराइलेज एंजाइम एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। और क्या होता है, जो मांड होती है वो किसमें, शर्करा में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में रूपांतरित हो जाती है। और ग्लूकोज जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा घुलनशील होता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, और इसकी वजह से प्राशन दाब उसका बढ़ जाता है। और प्राशन दाब की वजह से क्या होते हैं, रंध्र जो होते हैं, कोशिका जो द्वार कोशिका होती है स्फीत हो जाती है, रंध्र खुल जाते हैं। इस प्रकार की परिकल्पना होती है। और इसके विपरीत रात्रि में होता था। तो ये परिकल्पना बच्चों थी, किसने दी थी? ये परिकल्पना जो दी थी वो किसने? जेडी सायरे ने दी थी। स्टीवार्ड ने क्या किया? स्टीवार्ड ने इसी परिकल्पना को, स्टीवार्ड ने जेडी सायरे की परिकल्पना को आगे बढ़ाया।
स्टीवार्ड ने क्या किया बच्चों, स्टीवार्ड ने जो जेडी सायरे की जो परिकल्पना थी उसको आगे बढ़ाया। स्टीवार्ड ने जेडी सायरे की परिकल्पना थी उसको आगे बढ़ाया। कैसे बढ़ाया कि जेडी सायरे ने क्या कहा था कि जेडी सायरे ने, अपन दिन की बात करते हैं तो दिन की बात करें तो दिन में क्या था, जेडी सायरे ने क्या कहा था कि CO2 की जो सांद्रता होती है, द्वार कोशिकाओं की बात कर रहा हूँ, ठीक है, CO2 की सांद्रता कम हो जाती है। ठीक है, CO2 की सांद्रता क्या होती है बच्चों, कम हो जाती है। कि सांद्रता कम, CO2 की सांद्रता कम हो जाती है तो क्या होती है, pH जो होती है वो बढ़ जाती है। दिन की बात कर रहा हूँ, द्वार कोशिका की बात कर रहा हूँ, द्वार कोशिका में कहानी हो रही सारी सारी। ठीक है, तो क्या होता है, pH बढ़ जाती है। और जब pH बढ़ती है तो क्या होता है, जो फॉस्फोराइलेज एंजाइम होता है, एंजाइम सक्रिय हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। क्या होता है, फॉस्फोराइलेज एंजाइम है वो क्या होता है, सक्रिय हो जाता है। फॉस्फोराइलेज एंजाइम वो कैसे सक्रिय, अगर फॉस्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय हो गया तो क्या बना बच्चों, जो मांड थी, स्टार्च था, मांड किस में रूपांतरित हो रही है, मांड की बात करें या जो स्टार्च है, स्टार्च किस में रूपांतरित हो जाती है, स्टार्च हो जाती है आपके ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में रूपांतरित हो जाती है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, इसमें रूपांतरित ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, यहाँ तक की जेडी सायरे की परिकल्पना थी। लेकिन स्टीवार्ड ने इसी परिकल्पना को आगे बढ़ाया, इसने स्टीवार्ड ने क्या कहा कि जो ये जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है आगे जाके क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में रूपांतरित होता है। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में रूपांतरित होता है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है ये किस में रूपांतरित होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में रूपांतरित होता है। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये किस में रूपांतरित होता है, ग्लूकोज में होता है। किस में होता है, ग्लूकोज में होता है। किस में रूपांतरित होता है, ग्लूकोज में हो जाता है। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में रूपांतरित। तो स्टीवार्ड ने क्या बताया कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है और जो ग्लूकोज है इनकी जो घुलनशीलता होती है, इनकी जो घुलनशीलता होती है वो इससे ज़्यादा होती है। किससे, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से। इनकी जो घुलनशीलता है किसकी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज की, वो किससे ज़्यादा है, इससे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ज़्यादा है। तो क्या होता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से इन दोनों की, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज की जो घुलनशीलता है वो ज़्यादा है, इसलिए क्या होते हैं, जल्दी से घुल जाते हैं। क्या होते हैं, ये जल्दी से क्या होते हैं, उसके अंदर जो द्वार कोशिका का जो तनु माध्यम होता है, जो जलीय माध्यम होता है, एक्वस जो माध्यम होता है उसके अंदर घुल जाते हैं, उससे क्या होते हैं, सांद्रता बढ़ जाती है। ठीक है, घुलनशीलता ज्यादा होती है। ये क्या कहते हैं, जल्दी घुल जाते हैं, जिससे क्या हो जाएगी, प्रसारण दाब बढ़ जाता है। या सांद्रता बढ़ जाती है, द्वार कोशिका की सांद्रता बढ़ जाती है। ठीक है, द्वार कोशिका की सांद्रता बढ़ जाती है या प्रसारण दाब जैसे एक ही बात है, तो वो बढ़ जाता है। द्वार कोशिका की बात करें तो इससे क्या हो जाएगा, कोशिका जो हो जाएगी, इससे क्या होगा, अंतःप्राशन होता है। अंतःप्राशन से क्या हो जाएगा, कोशिका जो होगा स्फीत होगी, तो रंध्र खुल जाएंगे। ठीक है, रंध्र क्या हो जाएंगे, इधर लिख देता हूँ, रंध्र खुल जाएंगे।
खुल जाएंगे। ठीक है, ये प्रक्रिया होती है स्टीवार्ड के अनुसार। और इसी प्रक्रिया के अनुसार क्या होता है, इसके जो रात्रि में बात करें, जो दिन की बात बताई मैंने, ये दिन की बात बताई है, और रात्रि की बात करें तो इसकी विपरीत जो होती है वो प्रक्रिया होती है। ठीक है, रात्रि की बात करें तो इसके विपरीत जो प्रक्रिया होगी वो होती है। ठीक है, तो बच्चों इसमें देखो मैंने क्या डिस्कस किया है, मैंने स्टीवार्ड की परिकल्पना की है ना। स्टीवार्ड की परिकल्पना आपको इसको बताने की कोशिश की है, और एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बताइए। बाकी बुक में सारी की सारी थ्योरी के रूप में दी हुई है, फ्लो चार्ट के हिसाब से बता दें, ज़्यादा समझने में ज़्यादा ईजी है। तो मैंने क्या बताया कि CO2 की सांद्रता कम होगी, क्योंकि दिन की बात है। दिन में CO2 की सांद्रता कम क्यों होगी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, CO2 कहाँ होते हैं वहाँ काम आ जाता है। ठीक है, pH जो होती है बढ़ जाती है, pH होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है ना। CO2 कम हो रही है तो pH बढ़ेगी। इसी के फॉस्फोराइलेशन सक्रिय होता है, वो क्या है, मांड जो होती है ना, स्टार्च जो होता है उसको किसमें, ग्लूकोज वन फॉस्फेट में। यहाँ तक जेडी साइड की परिकल्पना थी, इसके बाद वह साइड की परिकल्पना, इसके बाद आ जाता है स्टीवार्ड की परिकल्पना, स्टीवार्ड। ठीक है, स्टीवार्ड ने क्या कहा, ग्लूकोज 6 जो ग्लूकोज वन फॉस्फेट है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में रूपांतरित होता है, फिर आगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से फिर इसमें क्या होता है, ये जो ग्लूकोज और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यानी घुलनशीलता ज़्यादा होती है, और घुलनशीलता ज़्यादा होती है जल्दी से घुल जाते हैं, सांद्रता बढ़ जाती है, और अंतःप्राशन क्रिया होती है, कोशिका स्फीत हो जाती है, अंदर खुल जाते हैं। और इसके विपरीत रात्रि के अंदर क्रिया होती है ना। इसके उल्टा चलेंगे तो रात्रि के अंदर क्रिया है। हालांकि जेडी अपने जो बुक के अंदर ये चीज़ें नहीं बता रखी उसने, तो अपन को भी डिस्कस नहीं करना है कि स्टीवार्ड की परिकल्पना में इतना ही बता रखा है। ठीक है, तो जितना बुक में देखा उतना ही अपन बात करेंगे। तो ये थी बच्चों आपके कौन, स्टीवार्ड परिकल्पना। दूसरी जो परिकल्पना है वो परिकल्पना थी बहुत ही महत्वपूर्ण परिकल्पना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण परिकल्पना है, क्योंकि अब जो तीसरी जो परिकल्पना की बात करते हैं बच्चों, वो आती है सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। जो तीसरी परिकल्पना आती है इसके अंदर, ठीक है, जो तीसरी जो परिकल्पना आती है वो आती है आपके सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत आता है। जो बड़ा है थोड़ा, तो उसको कोशिश करते हैं कि इस क्लास में हो जाता है, तो अपन डिस्कस करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए अब बात करते हैं तीसरी जो परिकल्पना की बात, ये थी स्टीवार्ड परिकल्पना, अच्छे से आप याद कर लेना। ठीक है, जो तीसरी परिकल्पना बात करते हैं रंध्र गति की क्रियाविधि की। रंध्र गति की क्रियाविधि की बात करें, तीसरी जो परिकल्पना है वो आती है बच्चों आपके पोटेशियम सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। सक्रिय जो बात करते हैं, सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत, सबसे पहले बात करते हैं, ये सिद्धांत जापानी वैज्ञानिक इमामुरो फ्यूजिना ने दिया था। किसने दिया था, इमामुरा व फ्यूजिना ने दिया था। सबसे पहले इसका प्रतिपादन क्या था, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जापानी वैज्ञानिक इमामुरा, ठीक है, इमामुरा व फ्यूजिनो ने 1959 में जो किया था। ठीक है, प्रतिपादन की बात कहते किया था। सबसे पहले ये लाइन आपको याद रखनी है, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन की बात करते हैं, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन की बात करते हैं इमामुरो फ्यूजिनो ने 1959 में प्रतिपादित किया था, और लेविट ने इसका रूपांतरित किया था। फिर इसने लेविट एक वैज्ञानिक, और लेविट ने 1974 में 1974 में
में रूपांतरित किया। रूपांतरित मतलब इसमें और कुछ चीज़ें जोड़ी क्या था। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है भाई, ये जो है किसने दिया था, तो ये इसका प्रतिपादन बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत बात करते हैं, एक्टिव पोटेशियम आयन जो ट्रांसपोर्ट थ्योरी है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं साथ आपके साथ एक एक लाइन जरूरी है कि इसकी आप याद रखो, क्योंकि सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत है, सर्वमान्य सिद्धांत यही है। और सर्वाधिक जो प्रचलित और सर्वाधिक मान्य जो एक्सपेक्टेड थ्योरी थी वो यही है। और इसके अनुसार ही क्या होता है, जो रंध्र होते हैं वो खुलते और बंद होते हैं। तो ये सर्वमान्य सिद्धांत इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण, कोई क्वेश्चन बनता है यहाँ से ही बनता है, इसी में से बनेगा। तीसरा यही सिद्धांत पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये किसने, इमाम्यूरो व फ्यूजिनो ने दिया था। किसने दिया था, इमाम्यूरो व फ्यूजिनो ने दिया था। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या बताया उसने कि अपन बात करते हैं रात्रि के अंदर बात करते हैं एक तो, ठीक है। दिन में बात करें, ठीक है, दिन में बात करते हैं। दिन के अंदर क्या होती है, इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, आपको पता ही है, ठीक है। अपन बात करते हैं कि दिन के अंदर क्या होता है कि दिन में मान लो ये जो द्वार कोशिका है, ठीक है, द्वार कोशिका में होती है। तो दिन के समय में क्या होता है, दिन में CO2 की मात्रा कम होती है, सांद्रता कम होती है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो मेलिक अम्ल जो होता है, मेलिक अम्ल टूटता है, किसमें टूटता है, मेलेट प्लस H प्लस आयन के अंदर टूटता है, ठीक है। मेलेट प्लस H प्लस आयन के अंदर टूटता है। और मेलेट और H प्लस आयन के अंदर टूटता है, तो ये जो H प्लस आयन है, ठीक है, इधर लिख देता हूँ, प्लस H प्लस आयन और मेलेट में टूटता है। H प्लस आयन प्लस मेलेट में टूटता है, मेलिक एसिड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर CO2 की जो सांद्रता है वो कम हो जाती है, जिससे क्या होता है, मेलिक अम्ल क्या होता है, द्वार कोशिका के अंदर H प्लस आयन और मेलेट में टूट जाता है। यहाँ से ये किस में चला जाता है, H प्लस आयन होता है, ये तो क्या सहायक कोशिकाएं होती है, जो सब्सिडरी सेल्स होती है, सहायक कोशिकाएं होती है, उनमें चला जाता है। और सहायक कोशिका से क्या आता है, पोटेशियम आयन आ जाता है अंदर, ठीक है। क्या जाता है, पोटेशियम आयन। और पोटेशियम आयन और मेलेट, पोटेशियम आयन और मेलेट मिलके क्या बनाते हैं बच्चों, पोटेशियम मेलेट बनाते हैं। पोटेशियम मेलेट बन गया। अब पोटेशियम जो मेलेट होता है बच्चों, है ना, जिससे पोटेशियम मेलेट में जो द्वार कोशिका में प्राशन सांद्रता बढ़ जाता है, ठीक है। अब पोटेशियम मेलेट बन गया, ये क्या करेगा, जो द्वार कोशिका है, द्वार कोशिका की प्रासरण सांद्रता बढ़ जाती है। द्वार कोशिका की क्या होती है, प्रासरण जो सांद्रता है वो बढ़ गई। अब क्या हो जाएगा, द्वार कोशिका की प्रासरण सांद्रता बढ़ गई। पर प्रासरण सांद्रता बढ़ती है तो क्या होता है, जल का अंतः प्रासरण होता है। क्या होगा कि जल सांद्रता बढ़ गई तो क्या होगा, जल क्या होगा, सहायक कोशिकाओं से अंदर आएगा। जो सहायक कोशिकाओं की वहां से क्या हो जाएगा, जल आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। तो क्या होगा, अंतः प्रासरण होगा, एंडोस्मोसिस, ठीक है, अंतःप्राशन हो गया। और अंतःप्राशन होगा तो क्या हो जाएगी, कोशिका जो क्या हो जाएगी बच्चों, स्फीत हो जाएगी, ठीक है। अंतःप्राशन होगा तो कोशिका क्या हो जाएगी, इधर लिख देता हूँ, कोशिका क्या हो जाएगी, स्फीत हो जाएगी, स्फीत, प्रगिड हो जाएगी, फूल जाएगी। और स्फीत होगी तो क्या हो जाएंगे बच्चों, जो रंध्र होंगे वो खुल जाएंगे। यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा, रंध्र खुल जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रंध्र खुल जाएंगे, ठीक है। यहाँ नहीं दिख रहा आपको तो थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ।
अंतःप्रासरण, अंतःप्रासरण से क्या होगी, कोशिका क्या हो जाएगी, स्फीत होगी, और स्फीत होगी तो क्या हो जाएंगे, ठीक है, स्फीत होकर क्या हो जाएंगे, रंध्र क्या हो जाएंगे, स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। रंध्र क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, ठीक है, रंध्र क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। ये जो प्रक्रिया होती है स्टोमेटा की, द्वार कोशिका के अंदर होती है। इस प्रकार से अपने यहाँ द्वार कोशिका बना लें, ठीक है, ये द्वार कोशिका के अंदर होती है, रंध्र खुल गया, ठीक है, इस प्रकार से ये द्वार कोशिका के अंदर होती है क्रिया, और द्वार कोशिका के अंदर होती है तो क्या हो जाएंगे, रंध्र जो होंगे वो खुल जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, इसमें अपन को थोड़ा ध्यान देना है कि ये समझने के हिसाब से मैंने इसको तरीके से समझा है। इस प्रकार बुक में भी फ्लो चार्ट दिया हुआ है, लेकिन मैंने इसको फ्लो चार्ट को इसे स्टोमेटा के अंदर ही, द्वार कोशिका के अंदर बनाई, क्योंकि ये क्रिया होती है वो कहाँ पे होती है, द्वार कोशिका के अंदर ही होती है, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी जो झिल्ली है, आंतरिक झिल्ली है, मोटी होगी, ठीक है, और ये जो होता है रंध्र होता है वो ओपन हो जाता है। ये जो क्रिया होती है वो कहाँ होती है, द्वार कोशिका में होती है, रंध्र खुल जाते हैं। ये मैंने बताई है दिन की क्रिया है, दिन में होती है। बच्चों ये जो प्रक्रिया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसलिए इसको रात्रि वाली जो प्रक्रिया है, जो समय अभाव में अभी नहीं कर पाएंगे तो आगे क्लास में करेंगे। रात्रि में इसमें क्या होता है तो अपना और अच्छे से पढ़ेंगे। तो दिन के अंदर मैं बता दूं, इसका सिद्धांत सबसे पहले जापानी वैज्ञानिक थे, ठीक, 2 जापानी वैज्ञानिक थे, इमामोरो फ्यूजिनो ने 1900 जो आपके 1959 के अंदर इसको प्रस्तुत किया था, और फिर लेविट ने इसका रूपांतरण किया था। और सबसे मान्य सिद्धांत है, सर्वाधिक जो प्रचलित थ्योरी है और सर्वाधिक मान्य सिद्धांत यही है, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या कहा था, दिन के अंदर क्या होता है, दिन में क्या होता है, CO2 की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है। कम क्यों जाती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, CO2 का वहाँ पे उपभोग हो जाता है। उससे क्या होता है, जो pH होती है वो क्या होती है, CO2 की मात्रा कम होगी, pH क्या होगी, बढ़ जाएगी, pH बढ़ जाती है। और pH बढ़ने से क्या होता है, जो मेली कमल होता है वो टूट जाता है। किसमें टूटता है, मेली कमल होता है किसमें, मेलेट और H+ आयन में टूटता है। H+ आयन तो बाहर चला जाता है, जो सारी कोशिकाएं होती है, जो अगली क्लास में मैं आपको जो पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा, ठीक है। और जो अंदर पोटेशियम आयन आ जाता है, पोटेशियम आयन किसके साथ इस रिएक्शन में रिएक्शन करता है, मेलेट के साथ, पोटेशियम मेलेट बनता है, और पोटेशियम मेलेट है, ठीक है। पोटेशियम मेलेट की वजह से क्या होता है, कोशिका की जो सांद्रता होती है बढ़ जाती है, अंतःप्राशन होता है, अंतःप्राशन होता है, कोशिका जो होती है स्फीत हो जाती है, स्फीत होगी तो क्या हो जाएगी, कोशिका स्फीत होगी तो ये झिल्ली बाहर की तरफ दबाव पड़ेगी, इससे क्या होता है, आंतरिक झिल्ली होगी उस पर भी दबाव पड़ेगा, और अंदर क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। तो बच्चों आज की कक्षा के अंदर इतना बहुत है। आगे की कक्षा के अंदर जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे जो आगे इसी सिद्धांत इमामोरो फ्यूजिनो को और उसकी रात्रि में होने वाली क्रियाओं के बारे में और डिस्कस करेंगे, और अच्छे से इसी सिद्धांत को डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।